आपको कल 30 जुलाई को एक वर्कशीट प्राप्त हुई है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की, चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन से, जिसका टॉपिक सार्थक अंक एवं कोटिमान दिया गया है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम इन पांचों प्रश्नों में क्या सीख पाते हैं, क्या समझ पाते हैं। ये आपके सामने आपको पांचों प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, हम इनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, अब ये आपको जो फ्रंट में दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक इसी तरीके से आपको क्या करना है, ऊपर वर्कशीट 30 जुलाई लिखना है, फिजिक्स लिखना है, क्लास 11th लिखना है, अध्याय लिखना है, आपका नाम लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है। पहले प्रश्न पर मैं आता हूं। पहला प्रश्न क्या है, सार्थक अंक किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सिग्निफिकेंट नंबर। तो मैंने आपको बताया था किसी भी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। शुद्ध मापन के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। ये ऐसे अंक हैं जो आवश्यक भी हैं और विश्वसनीय भी हैं। विश्वसनीय का मतलब क्या है, विश्वसनीय का मतलब उस अंक में कितनी सार्थकता है इसको व्यक्त करते हैं ये अंक। ठीक है, अगर मैं इसको अंग्रेजी में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि सिग्निफिकेंट नंबर, significant figure of a number is positional notation are digits in number that are reliable and absolutely necessary to indicate the quantity of something। यानी कोई भी क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए, उसकी पोजिशनल नोटेशन को इंडिकेट करने के लिए, उस डिजिट को बताने के लिए वो नंबर जो उसकी रिलायबिलिटी को और उसकी नेसेसिटी को बताते हैं, या हम कहें कि उसकी प्योरिटी को इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं। ये एक सामान्य सी परिभाषा है, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। दूसरा जो प्रश्न है हमारा वो है, सार्थक अंक ज्ञात करने के कोई 4 नियम लिखिए। राइट एनी 4 रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट नंबर। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे 4 नियम। पहला नियम, सभी अशून्य अंक या शून्यतर अंक सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम, सभी शून्य जो 2 अशून्य अंकों के मध्य आते हैं वे भी सार्थक अंक होते हैं। तीसरा नियम, अगर संख्या 1 से छोटी है तो प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी 1 से छोटी संख्या में वो शून्य जो शुरुआत में आते हैं, बिगिनिंग में आते हैं, उनको हम सार्थक अंक कह सकते हैं। नहीं कह सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। जो संख्या 1 से छोटी है उनमें वो शून्य जो प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आते हैं, यानी हम कहेंगे बिगिनिंग में जो 0 आते हैं, वो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण है 0.007, ये 1 से छोटी संख्या है, 3 इसमें पहला शून्य अंक 7 है। इससे पहले जितने भी 0 आ रहे हैं दोनों ये सार्थक अंक नहीं होंगे, यानी इसमें टोटल सार्थक अंक होंगे 2। ठीक है, और जो चौथा नियम है वो कहता है कि कोई भी संख्या अगर आपके पास में ऐसी है जो बिना दशमलव वाली है, तो उसमें जो अंतिम अशून्य अंक है उसके बाद में जितने भी 0 आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे हम लिखें 3.260, तो इसमें ये 0 लास्ट में आ रहा है और ये संख्या जो है वो बिना दशमलव वाली है, तो इस 0 को सार्थक अंक हम नहीं गिनेंगे। टोटल 3 ही अंकों को हम सार्थक अंक गिनेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बेटा मैं लास्ट में बता दूंगा इसको कहाँ करना है होमवर्क को, अभी आप पहले इनको क्वेश्चंस को समझे। अगर मैं इन्हीं रूल्स को इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें तो
5230 2. This 0 is between 3 and 2, and 3 and 2 is non-zero number, so this 0 is count as a significant number. Total significant number are 5 is significant number, 2 is significant number, 3 is significant number, 2 is significant number, because all numbers are non-zero numbers, but this 0 is between two non-zero numbers, then this 0 is count as a significant number. So we can say there in this number 5 significant digits are available, so we can say 5 significant number. अगर हम थर्ड रूल की बात करें, रूल नंबर 3 की बात करें, तो if the number is less than 1, then the 0 to the left of first non-zero digit are not considered as significant number. एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपके पास में एक नंबर है 0.0052530. In this example, this number is less than 1, so we can say beginning zeros, or we can say zeros situated at left of first non-zero number 5 is not considered as significant number. So we can say these zeros are not considered as significant number. This 0, this 5 and 3 is considered as significant number. लास्ट वाला जो नंबर है इसको मैं 0 की जगह 9 कर देता हूं, क्योंकि अभी ये रूल अपन आगे देखेंगे. तो 9 is also significant number, so we can say in this number 3 significant numbers. ठीक है. आप नेक्स्ट रूल अगर हम बात करें, तो इन a non-decimal number, all the zeros to the right of the last non-zero digit are not considered as significant digit. So we can say हम कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जो डेसिमल्स नंबर्स नहीं है, जो इंटीजर हैं, नॉन इंटीजर नहीं है, जैसे 4320, इसमें जो लास्ट वाले 0 होते हैं इनको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाता है. दे आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट नंबर. So in this digit 4 is significant number, 3 is significant number, 2 is significant number, but this 0 is not counted as significant number. So we can say 3 significant numbers. तो ये 4 रूल्स थे. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आए, तो निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए. राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द फॉलोइंग. हम एक एक को पढ़ेंगे, उसके लिए रूल्स अप्लाई करेंगे और हम समझेंगे. तो पहला जो नंबर है वो है 0.07. ये एक से छोटा नंबर है. दिस नंबर इज लेस देन 1. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो बिगिनिंग वाले 0 हैं, एक से छोटी संख्याओं में बिगिनिंग वाले 0 को सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं किया जाता है, इनको सार्थक अंक नहीं माना जाता है. यानी ये दोनों 0 सार्थक अंक नहीं होंगे, ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं होंगे. बट ये 7 जो है ये एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना पड़ेगा. तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? 1, एक सार्थक अंक. दूसरा क्वेश्चन है 2.64 इंटू 10⁻²4. ये ऐसा नंबर है जिसमें 10 दी गई है, 10 की घात के रूप में दिया हुआ है. तो ऐसे नंबर्स जिनमें 10 दी गई हो या 10 की घात में दी गया हो, तो ये जो 10 या 10 की घात है, इसको सिग्निफिकेंट नंबर में यानी सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है. तो जो आपके पास नंबर है 2.64 इंटू 10⁻²4, इसमें 10⁻²4 को सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाएगा. अब बचा आपके पास में 2.64. तो इसमें हम रूल लगा देते हैं. हम सब जानते हैं कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर. जितने भी अशून्यांक है वो सार्थक अंक होते हैं. तो 2 इज नॉन जीरो नंबर यानी अशून्यांक है. 6 इज ऑल्सो नॉन जीरो नंबर यानी अशून्यांक है. 4 इज ऑल्सो नॉन जीरो नंबर यानी ये भी एक अशून्यांक है. तो हम कह सकते हैं टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए, या हम कहें कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर इसमें है. अगर हम अगला देखें तो अगला आपके पास में है 0.2370. ये जो नंबर है ये एक से छोटा है. ठीक है. 0.2370 ये एक से छोटा है और दशमलव वाला है. तो इसमें 2 नियम हम लगाएंगे. एक से छोटी संख्याओं में जो बिगिनिंग के 0 होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन दशमलव वाली संख्याओं में लास्ट वाले जो 0 होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं.
नंबर लेस देन 1, उनमें जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है उससे पहले उसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे, बट इन डेसिमल नंबर लास्ट जीरो आर काउंट एज सिग्निफिकेंट नंबर। तो वी कैन से दिस जीरो इज नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट नंबर। ये जीरो सार्थक अंक की तरह नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये संख्या एक से छोटी है, इसमें प्रारंभ में आने वाले जीरो को सार्थक अंक नहीं गिनते हैं। बट दिस जीरो इज काउंट एज सिग्निफिकेंट नंबर। इस जीरो को हम सार्थक अंक गिनेंगे क्योंकि दशमलव वाली संख्याओं में अंतिम शून्य को सार्थक अंक गिना जाता है। तो टोटल कितने सार्थक अंक, कितने सिग्निफिकेंट नंबर आ गए? एक। 7 इज नॉन जीरो नंबर, सो दिस इज काउंट एज सिग्निफिकेंट नंबर, इसे सार्थक अंक गिनेंगे। 3 यानी 3 को भी सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर गिनेंगे। 2 को भी सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक गिनेंगे। तो टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 सार्थक अंक यानी 4 सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास में इसमें हो जाएंगे। अगला है आपके पास में 6.320, ये भी एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर में लास्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक गिना जाता है, काउंट किया जाता है। इन डेसिमल नंबर लास्ट जीरो इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर। 6 इज सिग्निफिकेंट नंबर, 3 इज सिग्निफिकेंट नंबर, 2 इज सिग्निफिकेंट नंबर। 6, 3 और 2 ये अशून्य अंक है तो इनको सार्थक अंक गिना जाएगा, इसलिए टोटल 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो इसमें भी 4 सार्थक अंक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें तो नेक्स्ट जो है वो है 6.032, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, वो जीरो जो दो अशून्य अंकों के बीच आते हैं काउंट एज सिग्निफिकेंट नंबर, इनको सार्थक अंक की तरह गिना जाता है, इसलिए दिस जीरो इज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर। इस जीरो को हम सार्थक अंक की तरह गिनेंगे। 6, 3, 2 आर नॉन जीरो नंबर्स, सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर। 6, 3 और 2 ये अशून्य अंक है, इनको भी हम सार्थक अंक की तरह गिनेंगे। तो इसमें टोटल 4 सार्थक अंक है, 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट। इसका आंसर भी आपके पास में 4। क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो अगला क्वेश्चन है अपना वो देख लेते हैं अपन। अगला है 0.000632। इसमें दो टाइप के जीरो हैं, एक बिगिनिंग के जीरो और एक जो मिडिल में जीरो है। ये जो संख्या है वो एक से छोटी है, एक से छोटी संख्याओं में प्रारंभिक जीरो को सार्थक अंक नहीं गिना जाता है, लेकिन दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य को सार्थक अंक गिना जाता है। 6 अशून्य अंक है, इसको भी सार्थक अंक गिनेंगे। 3 अशून्य अंक है, इसको भी सार्थक गिनेंगे। 2 अशून्य अंक है, इसको भी सार्थक अंक गिनेंगे। तो टोटल 4 सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे। द नंबर लेस देन 1, इन नंबर्स में जो बिगनिंग वाले जीरो होते हैं, बिगनिंग वाले जो जीरो होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट नंबर की तरह कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, बट जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर। सो इन दिस नंबर देयर इज 4 सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका भी सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 7.023 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ क्यूब। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो 6 इंटू 7.203 मीटर का स्क्वायर, इसको खोल दें तो आ जाएगा 6 इंटू 7.203, हाँ सॉरी 7.203 मीटर इंटू 7.203 मीटर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात कि जो ये नियम है, ये जो रूल्स है सिग्निफिकेंट नंबर के सार्थक अंक के, वो कभी भी किसी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट होते हैं उस पर ये लागू नहीं होते, यानी ये नियम इस 6 पर लागू नहीं होंगे।
इस 6 पर ये सिग्निफिकेंट रूल्स लागू नहीं होंगे, इस पर ये हमें नहीं लगाने, हमें केवल इन दोनों पर लगाने। तो ये दोनों राशियां क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, जितने की दोनों में से किसी में कम हो। तो इसमें अपन गिन लेते हैं सार्थक अंक कितने हैं, 7.203 में 4 सार्थक अंक है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं 7.203 में, दूसरे वाले में भी 4 यानी 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आंसर में भी कितने आने चाहिए, 4 ही आने चाहिए। अब आपको क्या करना है, 7.203 को 7.203 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 51.88, ठीक है। 51.88 यानी 51.88, इसको जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 311.28। अब आपको कितने सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, तो हमारे पास में कितने थे, 4 थे, तो 4 आपको इसमें सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको चाहिए, तो 3112 यानी यहाँ तक की सिग्निफिकेंट डिजिट आपके पास में हो गई। इस आपको 8 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और 8 को हटाएंगे तो 8 इज मोर देन 5, तो ये इससे पीछे वाला जो नंबर है उसमें एक ऐड करना पड़ेगा आपको, तो आपके पास में हो जाएगा 311.3, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो इस तरीके से ये आंसर आप निकाल सकते हो। लेकिन आप ध्यान रखें सिग्निफिकेंट नंबर का जो रूल है वो आप एक साथ सारे नंबर पर लागू नहीं कर सकते हो, आपको दो दो करके लागू करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तब आपको पहले 2 पर लागू करने पड़ेंगे, फिर 2 पर लागू करने पड़ेंगे। जैसे एक उदाहरण हम और ले रहे हैं, घन का आयतन हमें निकालना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज भुजा क्यूब यानी कि ईच साइड ऑफ क्यूब ऑफ साइड ऑफ क्यूब, जो साइड ऑफ क्यूब है वो है 7.203 मीटर, भुजा का जो मान है वो 7.203 मीटर है, इसका आपको क्यूब करना है। तो अपन ने इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 7.203 मल्टीप्लाइड बाय 7.203 मल्टीप्लाइड बाय 7.203, और 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51.88, क्योंकि इसमें टोटल 4 सार्थक अंक आपको 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स में आपको रखने थे, क्योंकि दोनों में 4 है। अब इस 51.88 को आप 7.203 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.203 मल्टीप्लाइड बाय 51.88, दोनों में ही 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आंसर में भी 4 ही आनी चाहिए। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 373.69, 373.69। इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट डिजिट है सार्थक अंक है वो 5 हो गए, लेकिन हमें केवल 4 ही चाहिए, तो आपको 9 को हटाना पड़ेगा। 9 को जैसे आप हटाएंगे तो इससे पीछे वाले में 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि 1 5 से बड़ा है, 9 इज मोर देन 5, तो इससे पीछे वाले में 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 373.7। इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास में, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। पंसारी की तुला, पंसारी अपन किसको कहते हैं, जो दुकान वाला सामान बेचता है उसको पंसारी कहते हैं, कि तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 kg है। अब देखो इंपॉर्टेंट है 2.30 kg, ठीक है। अब मान लो इसकी जगह लिखता 230 kg, तो इस वाले में 2.30 kg में तो ये डेसिमल नंबर है, तो लास्ट वाले जीरो को आपको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना ही है, ठीक है। लेकिन ये 230 kg होता तो भी इस लास्ट वाले जीरो को अपन सिग्निफिकेंट नंबर कहते, क्योंकि ये मापा गया मान है, ठीक है। मापे गए मान में आपको लास्ट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंक लेना है। तो 2.30 kg उस डिब्बे का द्रव्यमान है, उसमें सोने के 2 टुकड़े रखे गए हैं जिनके द्रव्यमान 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम है, डिब्बे में रखे गए। तो आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है और उचित सार्थक अंकों तक द्रव्यमानों में अंतर कितना है। मैं अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। द मास ऑफ बॉक्स एज मेजर्ड बाय ग्रॉसर, जिससे हम पंसारी बोल सकते हैं, बैलेंस इज बाई मिस्टेक 2 kg लिख दिया है यहाँ पर, बाई मिस्टेक ये 2 kg लिखा हुआ है, 2 kg की जगह आएगा 2.30 kg, इसको सुधार लें। 2.30 kg, द मास ऑफ 2 pieces of gold of 20.15 gram and 20.17 gram are kept in bins or we can say box
what is the total mass of box and what is the difference in the mass of the piece of gold up to appropriate significant number. डिब्बे का, बॉक्स का मास, बॉक्स का द्रव्यमान, डिब्बे का द्रव्यमान 2.300 केजी है। ये देखो यहाँ छूट रहा है, ये छोटा सा थोड़ी सी गलती हो गई है, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये 2.300 है, तो इसको सुधार करके आप लिख लें 2.300 केजी है। सोने के टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो है 20.15 ग्राम। इसका मास ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ गोल्ड इज 20.15 ग्राम। लेकिन डिब्बे का द्रव्यमान केजी में दिया हुआ है, डिब्बे का मास जो है, बॉक्स का मास जो है वो केजी में दिया हुआ है, और ये मास ग्राम में दिया है, तो इसको भी आपको केजी में चेंज करना पड़ेगा। केजी में चेंज करने के लिए, किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको 1000 से यानी 1000 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो 20.15 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.02015 केजी। तो ये आपके पास में फर्स्ट पीस का मास यानी द्रव्यमान आ गया है। सेकंड पीस, सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, मास ऑफ सेकंड पीस ऑफ गोल्ड इज 20.17 ग्राम। इसको भी चेंज करेंगे तो 0.02017 किलोग्राम, ये भी आपके पास में आ जाएगा। अब इसको चेंज क्यों किया? चेंज इसलिए किया कि आप कभी भी 2 रुपए में 3 पैसे नहीं जोड़ सकते हो। 2 रुपए में 3 पैसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो। अगर अपन डायरेक्ट जोड़ने का नियम लेते तो 2 + 3 5 हो जाते, तो ये गलत हो जाता। आपको इसको जोड़ने के लिए आपको या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप जोड़ सकते हो। यानी सेम यूनिट वाली चीजों को ही आप जोड़ सकते हो, अलग अलग यूनिट वाली चीजों को आप नहीं जोड़ सकते हो। तो दोनों को जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ते हैं। टोटल मास अगर हम निकालें तो बॉक्स का मास, फर्स्ट पीस का मास और सेकंड पीस का मास, बॉक्स का द्रव्यमान, पहले टुकड़े का द्रव्यमान, दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास में आएगा 2.34032। लेकिन जब आप जोड़ रहे हो तो जोड़ते समय आपको क्या करना है? जोड़ते समय आपको देखना है कि जिनको आप जोड़ रहे हो उसमें पॉइंट के बाद में किसमें कम से कम है। तो 2.300 ये मापा गया मान है, और मापे गए मान में लास्ट वाले सार्थक अंक गिना जाता है, तो इसमें 3 सार्थक अंक है पॉइंट के बाद में 0.02015 इसमें 4 है, 0.02017 इसमें भी 4 है, क्योंकि बिगिनिंग वाले 0 को हम सार्थक अंक सिग्निफिकेंट नंबर नहीं लेते हैं, एक से छोटी संख्याओं में। तो सबसे कम है इसमें 2.300 में 3 है, तो आंसर में भी आपको पॉइंट के बाद में 3 ही रखना है, यानी 2 को भी हटाना पड़ेगा, इस 3 को भी। 2 को हटाएंगे तो ये 5 से छोटा है, 5 से <5 है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, और 3 को हटाएंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपके पास में आ जाएगा 2.340, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों ये कोई नई चीज नहीं है, जो हमने नियम अभी पढ़े थे उन नियमों पर ही आधारित है, जो रूल्स हमने पढ़े थे उन्हीं को फॉलो करते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट है दोनों टुकड़ों के द्रव्यमानों में कितना अंतर होगा। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये है आपके पास में 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम। अब आप सोचोगे भाई यहाँ पे तो आपने वो किलोग्राम में चेंज किया ही नहीं, क्योंकि जिनको आपको घटाना है उन दोनों का जो यूनिट है, उनका जो मात्रक है वो सेम है, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे कि पॉइंट के बाद में कितने होने चाहिए सार्थक अंक, जिसमें कम से कम हो। तो पॉइंट के बाद में फर्स्ट में 2 सार्थक अंक और सेकंड में भी 2 हैं, फर्स्ट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है पॉइंट के बाद में, और सेकंड में भी 2 हैं, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आपके पास में आनी चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट आपके पास में आनी चाहिए। तो देखते हैं 20.17 में से माइनस किया 20.15 को, तो आपके पास में आ जाएगा 0.02। वैसे ही अपने आप ही 2 ही डिजिट आ रही है, तो आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आंसर आ गया है, और इस तरीके से हमारी 30 जुलाई की जो कक्षा 11 की वर्कशीट है, 11th क्लास की जो वर्कशीट है वो सॉल्व